चलिए, तो ये आपका सेट नंबर कौन सा है? 73rd। ठीक है, 73वां सेट है और 73वें सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उत्तराखंड सेक्शन का। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं हम कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बताओ भाई, उत्तराखंड में कौन सी ऐसी छावनी है जिसको, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार या सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे उत्तराखंड में कुल छावनियां कितनी हैं? कितनी छावनी है? 9 छावनी है। इन 9 छावनी में, ठीक है, जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो किसने किया है? लैंसडाउन छावनी ने प्राप्त किया है। किसने किया है? लैंसडाउन छावनी ने प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की बात करें तो देखो, हर साल जो है भारत सरकार एक डेटा निकालती है कि कौन सा शहर या किस राज्य का कौन सा स्थान क्या है, कितना स्वच्छ है। और उस स्वच्छता की क्या होते, कई सारे मानदंड होते हैं, किस तरीके से वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, किस तरीके से वहां पे सफाई है। तो इन तमाम चीजों को देख करके ये निर्धारित किया जाता है कि कौन सा स्थान सबसे ज्यादा स्वच्छ है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो पहला स्थान प्राप्त किया था, पहला स्थान प्राप्त किसने किया था 2024 के अनुसार पूरे देश में, यानी कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर, और ये कई सालों से पहले स्थान पे आता जा रहा है। भोपाल नहीं, भोपाल नहीं, इंदौर है ना। हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश का ही एक शहर है जिसका नाम क्या है? इंदौर है। ठीक है, इंदौर। इंदौर जो है कई सालों से, लगभग 8 सालों से प्रथम स्थान पे आ रहा है। वहीं हम अपने उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? देहरादून। देहरादून ने जो इसमें रैंकिंग पाई है, तो देहरादून ने कितनी रैंकिंग पाई है? तो ये पाई आपकी कितना? 62, यानी पिछली बार की तुलना में ठीक ठाक इंप्रूवमेंट किया है। पिछली बार कितना था? 68 के आसपास था, इस बार कितना हो गया? 62 हो गया। वहीं हमारे राज्य में बात करें तो सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस किया है ओवरऑल में, वो किया है किसने? लाल कुआं। किसने? लाल कुआं नगर पंचायत ने। ठीक है, तो राज्य में, हमारे उत्तराखंड राज्य में पहला स्थान जो प्राप्त किया है वो किसने किया है? लाल कुआं, लाल कुआं नगर पंचायत के द्वारा। लाल कुआं नगर पंचायत ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया, यानी कि पूरे राज्य में जो है इसका क्या है? पहला स्थान आया। ठीक है, और अगर ओवरऑल कैटेगरी में बात करें तो इसका स्थान कौन सा है? 54वां। कौन सा स्थान है? 54। ठीक है भाई, बात आई समझ में? अगर केवल उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो उत्तराखंड में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? लाल कुआं नगर पंचायत ने किया। पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पूरे देश में, ठीक है, किसने पहला स्थान प्राप्त किया? इंदौर ने प्राप्त किया। अगर हम अपने उत्तराखंड में छावनी की बात करें, छावनी की अलग कैटेगरी है ना, तो 9 छावनियों में से जो पहला स्थान प्राप्त किया वो किसने किया? लैंसडाउन ने प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? लैंसडाउन ने प्राप्त किया। क्लियर इतनी बात? चलिए जी, अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 22। चलिए जी, 22वां प्रश्न। रुक गया ये तो, क्या हो? चलो हो जाएगा अभी, ठीक। चलिए जी, प्रश्न संख्या 22। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, पहला या दूसरा या तीसरा? दूसरा, तीसरा, कोई ना कोई तो होगा ही ना फिर। हाँ, कौन सा है? किस पे लॉक किया जाए? हाँ, 1 करोड़ का सवाल है? किस पे? चौथे पे? हाँ, चौथा है? नहीं, ठीक है, तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। तो देखो, हर साल आपको पता ही है गणतंत्र दिवस पे अलग अलग राज्यों की क्या निकाली जाती है? झांकियां निकाली जाती है ना, जिसमें राज्य अपनी थीम पे आधारित कोई ना कोई झांकी निकालता रहता है। इस साल जो है हमारे उत्तराखंड की जो झांकी की जो थीम थी वो थी क्या? सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पे आधारित थी। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे राज्य जो है पिछले कुछ सालों में साहसिक खेलों पे खूब ध्यान दे रहा है ना, क्योंकि अपार संभावनाएं, जैसे माउंटेनियरिंग हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा स्कीइंग हो गया, स्केटिंग हो गया, ठीक है, पैराग्लाइडिंग हो गया। तो इसकी क्या है? अपार संभावना है हमारे उत्तराखंड में।
इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत की बात करें है ना, तो उत्तराखंड तो संस्कृति के मामले में है ना सबसे ऊपर, है कि नहीं? चारों धाम, सभी मंदिर, मेले, उत्सव, त्योहार, ठीक है, उत्तराखंड के इसका केंद्र है। तो इसलिए हमने झांकी का नाम क्या रखा है? सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल, ठीक है। तो इस झांकी को जो है पूरे भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पहले स्थान की बात करें तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया किसने? कहां की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया कहां की? गुजरात की झांकी ने प्राप्त किया है। और गुजरात की जो झांकी थी इसका थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, ठीक है, स्वर्णिम भारत, ठीक है, स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत, विकास और विरासत, विकास और विरासत हो जाएगा। ये झांकी कहां की थी? गुजरात की झांकी। तो गुजरात की झांकी ने देश में क्या किया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया गणतंत्र दिवस के अवसर पे। वहीं दूसरे नंबर पे बात करें तो सेकंड स्थान पे उत्तर प्रदेश की झांकी, ठीक है, कहां की झांकी? उत्तर प्रदेश की झांकी। और उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो कौन सी थी? क्योंकि 2025 में आपको पता है क्या हुआ था? महाकुंभ हुआ था ना, महाकुंभ, ठीक है। तो महाकुंभ और आगे क्या है? स्वर्णिम भारत विकास, स्वर्णिम भारत विरासत, स्वर्णिम भारत विरासत हो जाएगा, स्वर्णिम भारत विरासत, जो कि उत्तर प्रदेश की क्या थी? झांकी थी। तो गुजरात की झांकी ने पहला स्थान, उत्तर प्रदेश की झांकी ने दूसरा स्थान और उत्तराखंड की झांकी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राइट, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बताओ कहां की है? कहां की? कहां का अवार्ड है? चलो जी, तो किस राज्य में? तो ये पंजाब राज्य में जो है टनकपुर की पूजा तिवारी को अंतरराष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। जो ये पूजा गार्गी नहीं, क्यों ने? पूजा तिवारी जो है, पूजा तिवारी जो पंजाब है, पंजाब का एक एम्स है भटिंडा में, ठीक है, वहां पे जो है एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में या एसोसिएट रिसर्च प्रोफेसर के रूप में वहां पे क्या है? तैनात है, कार्डियोलॉजिस्ट है, ठीक है। चलो जी, तो उनके कार्य के लिए इनको क्या किया गया? यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हमारे राज्य में कई और महिलाएं हैं जिनको अलग अलग सम्मान दिया गया है। जैसे एक सम्मान है जिसको कहा जाता है लोक निर्मला सम्मान। लोक निर्मला सम्मान जो है किसे दिया गया? ठीक है, तो लोक निर्मला सम्मान जो है, ठीक है, उत्तराखंड की गायिका है जिनका नाम क्या है? बसंती बिष्ट। सुने नाम? नाम सुने? बसंती बिष्ट। तो बसंती बिष्ट को लोक निर्मला सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एक और सम्मान जो हाल में ही, जिसे कहा जाता है पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार, महिला उद्यमी पुरस्कार, पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से जो है उत्तरकाशी की एक महिला है जिनका नाम है बीना बहुगुणा, ठीक है, बीना बहुगुणा नहीं, बीना चौहान, ठीक है, उत्तरकाशी की बीना चौहान को जो है पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 2025 में, ठीक है, एक उत्तराखंड की मिस उत्तराखंड बनी है, उनका नाम क्या है? मिस उत्तराखंड। 2025 में मिस उत्तराखंड कौन बनी है? मिस यूके, मिस उत्तराखंड कौन? सृष्टि रावत ना, सृष्टि रावत नहीं, ठीक है, उनका नाम है मेघना ठाकुर। उनका नाम क्या है? मेघना ठाकुर, राइट। तो मिस उत्तराखंड कौन बनी है? मेघना ठाकुर, जो कि कहां की है? देहरादून निवासी, ठीक। तो ये कुछ सम्मान है, इसके साथ साथ में आपको ये बात भी याद रखनी है। तो अंतरराष्ट्रीय गार्गी अवार्ड जो है पंजाब में प्राप्त हुआ, किसको? पूजा तिवारी को। मिस यूके मेघना ठाकुर, और लोक निर्मला सम्मान बसंती बिष्ट, और पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार बीना चौहान हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दोनों वक्तव्यों में कथन ए तथा कारण आर है के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करना है आप, ठीक। देखो, पहला कथन है उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस मुलायम लकड़ी का वृक्ष है। पहला कथन तो ये है, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है, क्या ये बात सही है? ये बात भी बिल्कुल सही है। अरे विशुद्ध रूप से है या नहीं है पर्वतीय? क्या मैदान में उगता है?
है ना। अगर आप उगाना चाहो तो उगेगा, नहीं उगेगा ना, ऐसा थोड़ी कि जबरदस्ती करेंगे तो उग जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये विशुद्ध रूप से क्या है, पर्वतीय वृक्ष है। तो यानी कि कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। लेकिन क्योंकि ये कथन और कारण वाला प्रश्न है, तो क्या इसका मुलायम होना ये पर्वतीय वृक्ष है इसलिए है? नहीं, ये तो बात ही नहीं हुई ना। ठीक है, तो यानी कि ये इसका करेक्ट कारण नहीं है। तो कारण नहीं है तो इसका मतलब देखो, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, मगर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बुरांस है हमारा क्या है, राज्य वृक्ष है। बुरांस के बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूं, है ना। बुरांस की बात करें तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, बुरांस लगभग कितनी हाइट पे होता है? हाँ, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर बुरांस का पेड़ होता है। ठीक है, 4000 की ऊंचाई तक हो जाएगा, 1500 से लेकर के 4000 की ऊंचाई। इसके अलावा ये बताओ, बुरांस का साइंटिफिक नेम बताओ। ये पीछे देख रहे हैं ना, है? हाँ, ठीक है, हाँ, दिखेगा नहीं, वो ढक रखा हुआ साइंटिफिक नाम। हाँ, रोडोडेंड्रॉन, हाँ, अर्बोरियम। कई लोग तो डो से भी आगे नहीं पता, रोडोडोडोडोडोडो है ना, खत्म। ठीक है, हाँ, अब तो याद हो जाना चाहिए, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, अर्बोरियम। शुरू में दिक्कत होती ना, अब तो याद हो गया होगा, है ना। शुरू में डो ही हो रहा था ना। ठीक है, अब तो लगभग सभी को अच्छे से पता चल गया कि एक्चुअल में नाम क्या है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुल की बात करें तो ये कुल किस कुल का पौधा है? एरिकेसी। एरिकेसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? एरिकेसी कुल का पौधा है। कौन? बुरांस। इसके अलावा बुरांस की बात करें तो इसको वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत इसे क्या किया गया है? कंजर्व किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना हो। वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत बुरांस को क्या दिया गया है? संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बुरांस खिलने का समय कब होता है? खिलने का समय बुरांस कब खिलता है? कब खिलता है? फरवरी से अप्रैल के बीच में। ठीक है, तो बुरांस खिलने का समय होता है फेब टू अप्रैल। ठीक है, हाँ, जब क्या होता है आपका फुलियार वाला जो समय होता है ना, फुलियारी बुरांस भी डालते हैं ना। एक तो फ्योली का फ्यूल होता ही है, साथ में क्या होता है, बुरांस भी होता है, पहिया के फूल होते हैं। ठीक है, रंग बिरंगे फूल होते हैं। तो ये बुरांस खिलने का समय होता है। जैसे ही आपका मई वाला समय आ जाएगा तो ज्यादा भीषण गर्मी हो जाती है, और भीषण गर्मी में इसका फूल जो है सह नहीं पाता है ना। तो इसलिए मई से जो है बुरांस इसके खिलना बंद हो जाता है। ठीक, तो फरवरी से अप्रैल में फूल खिलने का क्या होता है? समय होता है। इसके अलावा देखो, बुरांस को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है बुरांस को? हाँ, बुरांसो क्या कहा जाता है? बुरांसो कहा जाता है। वहीं नेपाल में बात करें तो नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में कहा जाता है गुरांस। क्या कहा जाता है नेपाल में? गुरांस कहा जाता है। इसके अलावा यह जो है हिमाचल प्रदेश एवं नागालैंड का क्या है? राज्य पुष्प है। क्या है? राज्य पुष्प है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एवं नागालैंड का क्या है? राज्य पुष्प है। और नेपाल का क्या है? नेपाल का क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, नेपाल का क्या है? राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा। ठीक, तो कुछ बातें जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो जी, तो इतनी बात क्लियर है। तो ये है हमारे राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में। इसके अलावा राज्य पुष्प कौन सा है हमारा? राज्य पुष्प है, हाँ, क्या बोला था मैंने? हाँ, ससुर। हाँ, ससुर है। हाँ, सो आगे सोरिया अब वेलटा। ठीक है, हाँ, ये नहीं बताना ब्रह्म कमल है ना, ब्रह्म कमल थोड़ी पूछेगा, है ना। क्या बताना, जब भी पूछूंगा मैं सीधे साइंटिफिक नाम बोलना है आपको। ठीक है, तो सूर्या अब वेलटा ये राज्य का क्या है? हमारा राज्य पुष्प है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और हमारे राज्य की राज्य तितली वुली वेंडेड पिकॉक हो जाएगा। ठीक है, या जिसको कॉमन पिकॉक के नाम से भी जाना जाता है ना। इसका नाम चेंज किया गया 2000 कब किया गया? 16 या 17 में। ठीक है, कब किया गया? भूल गए ना। ठीक है, कमेंट करेंगे इसको।
ठीक है, कि इसका नाम जो है कब रखा गया, कौन सा, वुली वेंडेड पिकॉक। पहले तो कॉमन पिकॉक ही बोलते थे। ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे कि कब इसमें नाम चेंज किया गया था। अगला प्रश्न आ जाओ, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है नारायण बगड़ तहसील चमोली में है, क्या बात सही है? अरे सही है या नहीं है? नारायण बगड़ सुना ही होगा आपने, है ना। जिलासू विकासखंड चंपावत में है, कहां है फिर? जिलासू विकासखंड कहां है? चमोली में है। ठीक है, तो जिलासू विकासखंड, जिलासू कहां पर है आपका? तो ये आपका चमोली में हो जाएगा। तो यानी कि बी इज नॉट राइट। ठीक है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। थराली विधानसभा आरक्षित सीट है, बिल्कुल सही बात है ना, कई बार कर चुके हैं हम चर्चा। घाट विकासखंड एवं तहसील दोनों है, तो ये बात भी बिल्कुल क्या अपने आप में सही है। चमोली की बात करें, देखो चमोली में कुल कितनी तहसील है? बताओ शालिनी, कितनी तहसील है? 3 है, 3 है तहसील है। हाँ, रुक गया, चलो अब बताओ। हाँ, चमोली में 3, सारी तहसील खाली। हाँ हाँ बताओ, चमोली में कितनी तहसीलें हैं? कितनी तहसीलें भाई? चमोली में है 12 तहसील। बताओ, 9 तहसील खाली है आपने, है ना। चमोली में कितनी तहसील है? हाँ, कितनी? 12 तहसील है। ठीक है, 12 तहसील की बात करें तो देखो 12 तहसील में कौन कौन सी तहसील है। ठीक है, तो 12 तहसील में देखो एक है आपका कौन सा, चमोली हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका गोपेश्वर हो जाएगा। ठीक है, गोपेश्वर हो जाएगा। गोपेश्वर के अलावा आपका ज्योतिर्मठ हो जाएगा। ठीक है, ज्योतिर्मठ के बाद आपका कर्णप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, कर्णप्रयाग के अलावा आपका जिलासू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका घाट हो जाएगा। ठीक है, घाट के अलावा देवाल हो जाएगा। देवाल के अलावा आपका क्या हो जाएगा? गैरसैंण हो जाएगा। कितनी हुई है? हैं 3 3 6 2 8। ठीक है, इसके अलावा और आपका कौन सा हो जाएगा? पोखरी। क्या हो जाएगा? पोखरी, पोखरी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आदि बद्री। अब कितनी हुई? 10 होगी आदि बद्री, और 2 और देख लेते हैं। आदि बद्री हो गया, इसके अलावा एक हो गया आपका नंद प्रयाग, एक हो जाएगा आपका नंद प्रयाग, और एक हो जाएगा आपका क्या? नारायण बगड़। नारायण बगड़, तो ही कितनी तहसील होगी आपकी? 12 तहसील होगी। तो ये आपकी क्या है? चमोली की क्या है? प्रमुख तहसीलें हो जाएंगी। ठीक है, चमोली की 12 तहसीलें। इसके अलावा देखो 12 तहसील के अलावा चमोली में ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक है कितने? 9। ब्लॉक कितने हैं? 9 है। ठीक है, इन 9 ब्लॉक में देखो कौन कौन से ब्लॉक हैं। तो देखो, एक है आपका ज्योतिर्मठ ब्लॉक है, कर्णप्रयाग ब्लॉक है, घाट आपका क्या है? ब्लॉक है। ठीक है, इसके अलावा आपका और कौन कौन से हो जाएंगे? गैरसैंण, नारायण बगड़, देवाल। गैरसैंण, नारायण बगड़, और आपका देवाल है कहीं? देवाल हो जाएगा। और एक और लिखना, एक और कौन सा हो जाएगा? दसौली। तो दसौली केवल ब्लॉक है, तहसील नहीं। तो 9 हुई, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 और हो जाएंगी आपकी कौन कौन सी? एक हो जाएगी आपकी घाट, थराली, जोशीमठ, पोखरी, कर्णप्रयाग। ठीक है, चलो जी। तो 12 आपकी क्या है? तहसील है, और 9 आपके क्या है? ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो बताओ भाई, कब हुई? हाँ, ये हुई आपकी कब? 28 मार्च 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 28 मार्च 2001 में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की स्थापना हुई। 2001 में ही अगर हम बात करें तो 2001 में हमारे उत्तराखंड में कई आयोगों का क्या किया गया? गठन किया गया। जैसे सबसे पहले ध्यान रखना, 15 मई 2001, बताओ कौन सा आयोग बनता है? 15 मई 2001 किस आयोग का गठन किया जाता है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यानी कि यूकेपीएससी।
यूकेपीएससी का गठन कब किया गया? 15 मई 2001 में किया गया। इसके अलावा 30 जुलाई 2001 30 जुलाई 2001 में जो है उत्तराखंड का निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। 30 जुलाई 2001 निर्वाचन आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। इसके अलावा योजना आयोग, ठीक है, कब लिखोगे? योजना आयोग का गठन किया गया 21 मार्च 2001। 21 मार्च 2001 का गठन किया गया आपको कौन सा? राज्य योजना आयोग। राज्य योजना आयोग, ठीक है, राज्य योजना आयोग का गठन किया गया। अब आपको पता है सरकार ने राज्य योजना आयोग को क्या कर दिया है? भंग कर दिया ना, है ना। और राज्य आयोग योजना आयोग की जगह कौन सा होगा? कौन सा होगा? सेतु, ठीक है, सेतु, ठीक है। तो अब सरकार जो है क्या ला चुकी है? सेतु, ठीक है। और सेतु जो है इसका गठन कब किया गया? सेतु का जुलाई, ठीक है, सेतु का जुलाई आपका 2024 में 2000, एक बार इसको चेक कर देना है 2000, ठीक है, एक बार इसको चेक कर देना, ठीक है, कि सेतु का गठन 2023-24 के अराउंड ऐसा कुछ किया था, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा चेक कर देना, मिस हो रहा मेरा माइंड से, ठीक है। चल, इसके अलावा 2001 में जो और आयोग बने आपके, या 2003 में जो आयोग बने, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ आपका 27 मई 2003, 27 मई 2003। और इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन किया गया, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया कब? आपका 27 मई 2003 को किया गया, 27 मई 2003 को किया गया, ठीक है। तो ये कुछ आयोग आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं, ठीक है। आयोग से सीधे सीधे प्रश्न आ जाएगा कि इस आयोग की स्थापना कब हुई या इसका गठन कब हुआ। अगला प्रश्न आ जाओ। उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी किस जिले में स्थित है? उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी कहां पर है? अल्मोड़ा में है, ठीक है। कहां पर है? अल्मोड़ा में हो जाएगा, ठीक। इसकी स्थापना कब की गई? कब की गई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई 2003 में, उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी। इसके अलावा अल्मोड़ा में ही एक और संस्थान है, और उस संस्थान का नाम क्या है? उदय शंकर कल्चर सेंटर, उदय शंकर कल्चर सेंटर, कल्चर सेंटर, उदय शंकर कल्चर सेंटर। और उदय शंकर कल्चर सेंटर की स्थापना कब की गई थी? 1938 में की गई थी। और किसके प्रयासों से? मोहन उत्प्रेती के प्रयासों से, मोहन उत्प्रेती के प्रयासों से जो है इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, उदय शंकर कल्चर सेंटर 1938, मोहन उत्प्रेती के प्रयासों से। इसके अलावा जो है अल्मोड़ा में एक और चीज है आपका, कौन सा? रंगमंडल। क्या है? रंगमंडल। और रंगमंडल की स्थापना जो है 2000 में की गई थी। रंगमंडल आपका एक अल्मोड़ा में भी है और दूसरा कहाँ है? देहरादून में भी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, इन सेंटर या रंगमंडल हो चाहे कुछ भी हो, इनका गठन इसलिए किया गया, इनकी स्थापना इसलिए किया गया ताकि राज्य में, ठीक है, जो भी लोक गायक हैं, लोक संगीतकार हैं, रंगमंच कर्मी हैं, ठीक है, उनको क्या मिले? एक बेहतर मंच प्रदान किया जा सके, राइट। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में संस्कार गीतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल कहा जाता है, इसे सगुन गीत भी कहते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है ना। गढ़वाल में संस्कार गीतों को ही मांगल कहा जाता है। कुमाऊं में संस्कार गीतों को सुकुनाखर व न्यूतरणों कहते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही बात है। जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को सोगना कहते हैं। ये बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है ना। तो यानी कि इनमें से क्या बताना आपको, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे क्या है? सभी सही है। तो यानी कि इनमें से कोई भी आपके क्या नहीं है? गलत नहीं है, ठीक है। चलो जी, हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं?
16 संस्कार होते हैं ना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, अलगोजा नामक वाद्य यंत्र बनाया जाता है। अलगोजा नामक वाद्य यंत्र किससे बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? पेड़ से? हाँ, किससे बनता है? हैं? बेत से बनता है। बेत से बनता है, अच्छा ठीक है। रिंगाल से बनता है। किससे बनता है? रिंगाल से बनता है। बेत किया होगा ना आप लोगों ने, है ना? हाँ, किससे बनता है? रिंगाल से बनता है, ठीक है। तो रिंगाल से अलगोजा नामक वाद्य यंत्र बनाया जाता है। अलगोजा का मतलब है बांसुरी, ठीक है। जब दो बांसुरियों को इकट्ठा बजाया जाता है उसी को अलगोजा कहा जाता है। इसी को राज्य में और क्या कहते हैं? इसी को रामसोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामसोर भी कहा जाता है, क्योंकि दो मुरली का जोड़ा होता है, बांसुरी का जोड़ा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जौला मुरली भी कहा जाता है। जौलिया मुरली भी कहा जाता है, ठीक है। चलो जी, तो उत्तराखंड में जुड़वा को क्या बोलते हैं? जौलिया, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जौलिया मुरली भी कहा जाता है, ठीक। बाकी वाद्य यंत्रों के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। वाद्य यंत्र को हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ था। कौन कौन से? एक घन या धातु वाद्य यंत्र, ठीक है, यानी जिनको आघात करके बजाया जाता है, अर्थात या जो आपके धातु से बने होते हैं, जैसे आपके वीणाई हो गया, करताल हो गया, और इसके अलावा चिमटा हो गया, थाली हो गया, ये आपके घन वाद्य यंत्र है। इसके अलावा कुछ वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जो चर्म के बनते हैं, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? चर्म वाद्य यंत्र या अवनद वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। और चर्म से बनने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? जैसे ढोल हो गया, दमाऊ, नगाड़ा, है ना, धातिमा, डफली, ठीक है। कई सारे क्या आपके वाद्य यंत्र हैं। इसके अलावा तीसरे प्रकार का कौन है आपका? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब है जिनको फूक के द्वारा क्या किया जाता है? बजाया जाता है, जैसे अलगोजा जो अभी लिखा है। इसके अलावा मोछंग और मशकबीन, इसके अलावा भंकोरा, तुरही, रणसिंगा, ठीक है। और चौथे प्रकार की कौन है आपका? तात वाद्य यंत्र, यानी कि जो तार, जिनमें तार लगी होती है, यानी कि तार खींच के इनको क्या किया जाता है? बजाया जाता है, जैसे एक तारा, द्वितारा और गोपीचंद का एक तारा और सारंगी, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार की क्या होगी? हमारे वाद्य यंत्र होंगे। उत्तराखंड में कुल कितने वाद्य यंत्रों का प्रचलन मिलता है? लगभग कितने वाद्य यंत्रों का प्रचलन मिलता है? 36 है, भूल गए? 36, 36 वाद्य यंत्र, और इन्हीं की हमने 4 कैटेगरी बनाई है, ठीक है। बाकी और भी वाद्य यंत्र है, जैसे हारमोनियम है, ठीक है, कई सारे और वाद्य यंत्र भी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। गोखले नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? बताओ, गोखले कहां पहना जाता है? हैं? गोखले कहां पहना जाता है? गोखले आभूषण, अब देखो कितनी बार हो गया, अब जैसे प्रश्न आया कंफ्यूज हो गए, हाँ ठीक है। तो गोखले कहां पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है, यानी कि हाथ में पहना जाने वाला क्या है? आभूषण। हाथ में हम कई सारे क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं। जैसे बताओ, हाथ में पहने जाने वाले आभूषण, ठीक है, बाजू बोलो या हाथ। हाथ में पहने जाने वाले आभूषण में जैसे कौन कौन से? पौंछी और फाक, ठीक है। इसके अलावा ठोका, और इसके अलावा हाथ में पहने जाने वाले और कौन कौन से आभूषण है? इसके अलावा हिरौंदा, कौन से? हिरौंदा। इसके अलावा नौ, ठीक है, रंग जनजाति के द्वारा नौ एक आभूषण होता है जो कि हाथ में पहना जाता है। और कोई है? कौन सा? सुनार, सुआ, हाँ ठीक है, सुआ हो गया। और इसके अलावा हाथ की उंगली में अंगूठी है ना, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये हाथ में पहने जाने वाले कुछ प्रमुख आपके आभूषण हो जाएंगे। वहीं अगर कान की बात करें तो कान में पहने जाने वाले जो आभूषण है कौन कौन से हैं? झुपझुपी है, झुपझुपी, उसके अलावा तुग्यल और जलकंछव है, और उत्तरौले, ठीक है, उत्तरौले हो जाएगा, ठीक है, उत्तरौले के अलावा, ठीक है, और मुर्की, मुर्की भी है, मुर्की भी है, मुर्की या बुजनी, मुर्की या बुजनी, ठीक है। तो कान में पहने जाने वाले कुछ प्रमुख आभूषण हो जाएगा। और ठीक है, और तो बाकी आपने सुने झुमके, बाली, है ना, ये तो नॉर्मल से, कुंडल। गले में पहने जाने वाले जो आभूषण है वो कौन कौन से? तो एक आपका कौन सा हो जाएगा? झुपिया,
ध्यान रखना, झुपिया गले में पहना जाता है तो झुप झुपी कान में पहना जाता है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में। इसके अलावा गले में पहने जाने वाले आभूषणों में हरियो, हरियो या चरियो, चरियो था वो, है ना, हरियो नहीं, हाँ वो चरियो हो जाएगा, ठीक है, हाँ चरियो हो जाएगा। चरियो के अलावा चंद्रोली, एक आभूषण आपका चंद्रोली है। इसके अलावा गलबंद या गुलबंद, ठीक है, गुलबंद को कहीं कहीं रामनवमी भी कहते हैं। इसके अलावा लॉकेट, ठीक है, और कोई हमेल, हमेल को ही और क्या कहते हैं, चवन्नी माला भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए जी, तो ये आपके कुछ गले में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण है। और वहीं पांव के आभूषणों की बात करें तो पांव में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, बताओ। पांव में पहने जाते हैं अमीरती तार, अमीरती तार हो जाएगा, ठीक है, और झांवर या झिमर। इसके अलावा पोंटा, इसके अलावा कंडवा, पोंटा हो गया, कंडवा हो गया, और है हाँ इमरती या इमरती, इमरती हो जाएगा। इसके अलावा और कोई आभूषण याद आ रहा हो। वहीं जौहरी जनजाति में बात करें जो पांव में पहने जाते हैं तो जैसे कौन कौन से, पुलिया, इसके अलावा पैजाम, इसके अलावा गिनाल। तो ये जौहरी जनजाति के द्वारा पांव में पहने जाने वाले क्या है आपके प्रमुख आभूषण हो जाएंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो जी, तो ये प्रमुख आभूषण है जो हमारे उत्तराखंड में महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो, उत्तराखंड फिल्म नीति, उत्तराखंड फिल्म नीति, उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन है आपके पास, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग करने वाले के लिए सब्सिडी 2 गुना कर दी गई है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है ना। 22 जो भाषाएं हैं, संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा पे क्या बनती है, अगर फिल्म बनती है हमारे उत्तराखंड में, तो उस पर सब्सिडी जो है क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो इस नीति में एक तो ये, दूसरा राज्य के छात्रों को फिल्म संस्थानों में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यानी हमारे राज्य का अगर कोई है ना क्या है, कोई व्यक्ति या कोई छात्र अगर क्या ले रहा हो किसी संस्थान से, ठीक है, सिनेमा का वो कर रहा है, कोर्स कर रहा है या संस्थान में पढ़ रहा है, तो उसके लिए छात्रवृत्ति का क्या रखा गया है, व्यवस्था रखी गई। इसमें जो है अगर छात्र SC ST या OBC का है, ठीक है, तो इसके लिए छात्रवृत्ति होगी 75% की, है ना, यानी जितना खर्चा आएगा उसका 75% जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। और वहीं अगर बात करें, अगर जनरल है, जनरल कैटेगरी का है, तो इसको कितना दिया जाएगा, 50% की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है, छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तीसरा कथन है, यानी कि दूसरा कथन भी सही है, फिल्मों में स्थानीय कलाकारों व तकनीशियनों को शामिल करने पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। क्या बात सही है? तो ये भी बिल्कुल सही है कि यानी कि अगर कोई फिल्म बन रही है और उस फिल्म में जो कलाकार हैं, जो टेक्नीशियन है ना, टेक्नीशियन मतलब वीडियोग्राफी वाले है ना, जो है ना वो करते हैं, इसके अलावा आपके क्या है जो कलाकार हैं, अगर ये उत्तराखंड के हैं तो 10 लाख का क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेंगे उस फिल्म को बनाने के लिए, है ना, यानी सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी किसकी, उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 की। तो यानी कि तीनों कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो, अगर फिल्म नीति की बात करें तो राज्य में जो फिल्म नीति आती है, सबसे पहले फिल्म पॉलिसी या फिल्म नीति, पहली फिल्म जो नीति आयोग कब आई, 2015 में आई। 2015 की बात कब आई, 2019 में, और 2019 की बात कब आई, ये 24 में आई। तो ये ध्यान रखना, फिल्म नीति 2015, 2019 और अभी लेटेस्ट वाली कौन सी है, 2024 वाली फिल्म नीति। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में, इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में फिल्मों में विकास करने के लिए, फिल्मों का विकास करने के लिए सरकार के द्वारा एक परिषद बनाया गया है, और उस परिषद का नाम क्या है, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद, ठीक है। और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना 20 दिसंबर 2016 में की गई। कब की गई,
20 दिसंबर 2016 को किया गया। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन 20 दिसंबर 2016 में किया जाता है। इसके अलावा देखो फिल्मों के बारे में हम कई पेपरों में अभी तक हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं। कुछ फिल्में जो पिछले 1-2 साल में खूब न्यूज में रही और उनको कई सारे क्या मिले, अवार्ड भी मिले हैं। जैसे एक फिल्म थी आपकी कौन सी, कारा एक प्रथा। कौन सी फिल्म थी, कारा एक प्रथा। जैसे कौन सी फिल्म थी, कारा एक प्रथा, ठीक है, कारा एक प्रथा, ठीक है। अब जो ये फिल्म थी ये सामाजिक मुद्दे और कुप्रथा पे आधारित एक फिल्म बनी है। कारा एक प्रथा ये फिल्म इसलिए भी ज्यादा चर्चाओं में रही क्योंकि यह दादा साहेब जो फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होता है उसमें जो है इसको एक अवार्ड दिया गया, स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड। स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड दिया गया इस फिल्म को, ठीक है, ठीक है। और कब दिया गया, तो हर साल जैसे क्या होते हैं, दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल होता है, तो इसमें जो है कारा एक प्रथा को स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड दिया गया। इसके अलावा एक फिल्म और थी जिस फिल्म का नाम था पाताल ती। कौन सी फिल्म थी, पाताल ती। और जो पाताल ती है, ठीक है, यह है भोटिया जनजाति के एक किशोर की कहानी पर आधारित है। भोटिया जनजाति के एक किशोर पे आधारित यह है या उसकी कहानी पे आधारित एक फिल्म है। फिल्म इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल्म को एक अवार्ड दिया गया है। और कौन सा अवार्ड दिया गया है, बताओ कौन सा अवार्ड दिया गया था, है अभी कुछ दिन पहले किया था हमने, बताओ। हाँ, 3-4 बार करा चुका मैं। कमेंट करेंगे ऑनलाइन वाले कि इस वाली फिल्म को कौन सा अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और आप लोग भी याद निकालो कि इसको कौन सा अवार्ड दिया गया था। अभी पिछले ही पेपर में हमने इसको डिस्कस किया था, पाताल ती को, पिछले से पिछला वाला पेपर। अगली फिल्म जो है फिल्म कन्नू। एक फिल्म थी कन्नू, ठीक है, कन्नू। एक फिल्म कौन सी है, कन्नू है। कन्नू जो है वो बाल श्रम एवं शिक्षा पे आधारित है। बाल श्रम एवं शिक्षा पे आधारित हाल की ये फिल्म है। और इस फिल्म को जो है एक अवार्ड दिया गया हाल में ही बांग्लादेश में, ठीक है। कौन सा, फिल्म अवार्ड, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से इसको नवाजा गया। इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, कहां पे, बांग्लादेश में इस फिल्म को क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया, ठीक है। चलिए जी। इसके अलावा एक और फिल्म थी, एक था गांव। एक था गांव, ये भी लेटेस्ट फिल्म है, एक था गांव। और यह जो फिल्म है ये घोस्ट विलेज पे आधारित है। किस पे, घोस्ट विलेज, है ना। घोस्ट विलेज क्या होते हैं, जो गांव पलायन करके क्या हो चुके, खाली हो चुके। तो घोस्ट विलेज पे आधारित यह फिल्म थी, एक था गांव। इसको जो है 2000 इसी साल जो है इसको क्या मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। नॉन फीचर में इसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं 2024-25 की। इन फिल्मों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। और अगला प्रश्न है हमारे पास, किस जिले में दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है, बताओ किसमें, कहां पर, तो चंपावत के खेती खान में दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। बाकी मैं चंपावत में आपको कई सारी जो है मेले बता चुका हूं। जैसे एक मेला कौन सा, सबसे फेमस चंपावत का मेला कौन सा है, कौन सा मेला है, कौन सा, लड़ी सबसे फेमस ये, अच्छा लड़ी कौन सी, दिवाली वाली लड़ी, हाँ है देवी धुरा वाली लड़ी है, आषाढ़ी कौथिक मेला, ठीक है। सबसे फेमस कौन सा है, चंपावत का कौन सा मेला है, आषाढ़ी कौथिक मेला, आषाढ़ी कौथिक मेला, ठीक है, आषाढ़ी कौथिक मेला। आषाढ़ी कौथिक जो मेला है ये चंपावत की 12 ही धाम है ना, देवी के मंदिर देवी धुरा में इस मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। मेले की बात की जाए तो मेला वहीं पे मंदिर का जो प्रांगण है, कौन सा प्रांगण है, कौन सा मैदान है, खोली खोड़ दुर्बा चौड़ मैदान में इसका आयोजन किया जाता है। और मेला जो है स्पेशली रक्षाबंधन के दिन आयोजित किया जाता है। इसमें जो है उस क्षेत्र के जो है 4
खेमे क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। कौन कौन से 4 खेमे, एक है बालिक, चमियाल, गेहड़वाल और आपका लमगड़िया हो जाएगा, है ना। और ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, पत्थरों की वर्षा करते हैं। हालांकि अब पत्थरों की वर्षा नहीं होती है, अब इसको क्या किया गया है, पूरी तरीके से बैन किया गया है। ठीक, 11 जुलाई 2022 को इसको क्या किया गया था, राजकीय मेला घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये मैं कई बार बता चुका हूं, तो अब भरवली सुन लो। ठीक है, चलिए जी। इसके अलावा देखो, आषाढ़ी कौतिक मेले के अलावा दूसरा मेला मानेश्वर मेला, मानेश्वर मेला दुधारू पशुओं की स्वास्थ्य की कामना के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है, मानेश्वर मेला। मानेश्वर मेला के अलावा और कौन सा मेला है, कौन सा है, पूर्णागिरि मेला। कौन सा मेला है, पूर्णागिरि मेला। पूर्णागिरि मेला जो है ये आपका टनकपुर के पास है ना, अन्नपूर्णा शिखर पे लगता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मां सती का नाभि वाला हिस्सा गिरा था, तो ये भी अपने आप में क्या एक शक्तिपीठ है। इसके अलावा पूर्णागिरि मेला के बाद अगला मेला कौन सा है, लड़ीधुरा मेला। और लड़ीधुरा जो मेला है ये कहां पे लगता है, हाँ कहां पे लगता है, बाराकोट में पद्मा देवी के मंदिर में लगता है। इसके अलावा और कौन कौन से मेला लगता है, देवीधार, देवीधार का मेला, इसको देवी महोत्सव भी कहा जाता है, देवीधार का मेला। इसके अलावा और सूर्य षष्ठी मेला, सूर्य षष्ठी मेला हो जाएगा। इसके अलावा है एड़ी बालकृष्ण, एड़ी बालकृष्ण मेला, ये भी आपका चंपावत में लगता है। इसके अलावा एड़ी बालकृष्ण के अलावा और कौन कौन से मेला है, हाँ चैतोला मेला, चैतोला मेला हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गोलजू महोत्सव, गोलजू महोत्सव या गोलजू मेला। ठीक, और जोड़ मेला, कहां पे लगता है जोड़ मेला, रीठा मीठा साहिब, याद रखना जोड़ मेला। इसके अलावा झूला मेला, झूला एवं कालसीन मेला कहां पे लगता है, श्यामला ताल में लगता है, कालसीन मेला हो जाएगा। तो ये चंपावत में लगने वाले क्या है, हमारे कुछ महत्वपूर्ण मेले, राइट। चलिए, तो ये मेले आपको अच्छे से याद रखने हैं भाई। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। और अगला प्रश्न है हमारे पास, रचना एवं रचनाकारों को नीचे दिए कूट के माध्यम से आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। देखो सबसे पहले यतेंद्र गौड़ यति, यतेंद्र गौड़ यति जो है, इनकी जो रचना है वो कौन सी है, मयाली भौण, जो कि अपने आप में क्या है, एक कविता है, मयाली भौण। ठीक, तो गजेंद्र गौड़ की, गजेंद्र, गजेंद्र नहीं यतेंद्र, शॉर्ट में यति भी बोलते हैं। ठीक है, तो यतेंद्र गौड़ यति मयाली भौण हो जाएगा। इसके अलावा महिपाल सिंह नेगी, महिपाल सिंह नेगी की रचना है घसारियों के गीत बाजूबंद। ठीक है, बाजूबंद गीत हो जाएगा। बीना बेंजवाल की बात करें तो बीना बेंजवाल वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, बीना बेंजवाल एक बार पहले भी आई थी। तो बीना बेंजवाल जो है इनकी रचना है कमेड़ा आखर, जो कि इनका क्या है, कविता संग्रह है। वहीं महावीर प्रसाद गैरोला की बात करें तो इनकी रचना है ओडा हटेरिया। ठीक है, ओडा हटेरिया। ठीक है, तो ये है महावीर प्रसाद गैरोला की। मिलान करें तो यतेंद्र गौड़ यति 3 एका 3। देखो अगर आपका पहला पता था तो आपका प्रश्न सॉल्व हो गया सीधे सीधे, है ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। तड़ाग ताल किस जनपद में स्थित है, बताओ तड़ाग ताल किस जनपद में स्थित है। तो तड़ाग ताल जो है आपके अल्मोड़ा में स्थित है। यहीं से आपकी तड़ाग नदी भी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तड़ाग नदी निकलती है। ठीक है, बाकी देखो हमारे पास कई सारे ताल हैं। जैसे अगर मैं नैनीताल की बात करूं तो नैनीताल में बताओ कौन कौन से ताल हैं, सूखा ताल है, ठीक है, सड़िया ताल है। ठीक है, हाँ ये नैनीताल मत बोले, नैनीताल बोलने की जरूरत थोड़ी है, या भीमताल नैनीताल है ना, वही याद करते जा रहे हैं। तो नैनीताल भीमताल ना भी करो याद, तो ये तो वैसे भी बैठ गए ना। सूखा ताल, सड़िया ताल, मलवा ताल और कौन सा है, हरीश ताल। ठीक है, हरीश ताल हो जाएगा। इसके अलावा और कोई ताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल हो जाएगा। इसके अलावा 7 ताल है। ठीक है, नल दमयंती ताल है, नल दमयंती ताल हो जाएगा। ठीक है, चलो जी और कोई ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल हो जाएगा। ठीक,
तो ये नैनीताल में स्थित हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण ताल हो जाएंगे। एक और लिखना है तो आप लोखाम ताल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लोखाम, लोखाम ताल, लोखाम ताल। ठीक, बाकी चमोली में भी कई सारे क्या है, ताल हैं। जैसे चमोली में बताओ कौन कौन से ताल हैं, तो रूपकुंड तो बिल्कुल मत बोलना, है ना। हाँ, रूपकुंड तो वैसे भी याद हो गया होगा। बेनीताल, और कोई ताल जो बिल्कुल थोड़ा हटके हो और जिनको तो है, देवरिया नहीं, देवरिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से, ब्रह्मताल, ब्रह्मताल, और कौन से चमोली में, इसके अलावा दुर्मी ताल। ठीक है, दुर्मी ताल हो जाएगा। इसके अलावा भेकल ताल हो जाएगा, भेकल ताल, आदि मात्रका ताल, आदि मात्रका ताल। ठीक है, आदि मात्रका ताल हो जाएगा। इसके अलावा लिंगा ताल, लिंगा ताल, आछरी ताल। ठीक है, लिंगा ताल, आछरी ताल, सुख ताल। ठीक है, बाकी सतोपंत, रूपकुंड है ना, ये तो है ही। ठीक, चलिए जी, रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन से ताल हैं, तो एक तो कौन सा हो जाएगा, देवरिया ताल हो जाएगा। इसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा, बधानी ताल हो जाएगा। ठीक है, देवरिया ताल, बधानी ताल। इसके अलावा भिलंग ताल, कौन सा ताल हो जाएगा, भिलंग ताल हो जाएगा। भेकल आएगा तो भेकल कहाँ है, चमोली में। भिलंग आ जाए तो भिलंग ताल कहाँ हो जाएगा आपका, रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, भिलंग ताल, भिलंग ताल के अलावा, नहीं भिलंग ताल नहीं, भेक ताल, भिलंग ताल नहीं, भेक ताल। ठीक है, भेक ताल। और चमोली में कौन सा है चमोली में कौन सा हो जाएगा, भेकल ताल। चमोली में भेकल और रुद्रप्रयाग में कौन सा, भेक ताल हो जाएगा। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में जो और ताल हैं, ये हो जाएगा आपका सरवदी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सरवदी। सरवदी को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सरवदी को ही, गांधी सरोवर, और इसके अलावा गांधी सरोवर के अलावा और कौन सा बोलते हैं, कौन सा ताल बोलते हैं, गांधी सरोवर, सरवदी, और मेन तो भूल ही गए ना। हाँ बोल, कौन सा, चौराबाड़ी, चौराबाड़ी कैसे बोल सकते हैं ना, चौराबाड़ी ताल। चौराबाड़ी ग्लेशियर से तो चौराबाड़ी ताल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या हो जाएंगे, ताल हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखो धारा नौला ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। रानी का नौला चंपावत, छनपट्टी नौला पिथौरागढ़, शिवनराकोट का नौला आपका कहाँ हो जाएगा, अल्मोड़ा में हो जाएगा। एक हथिया नौला कहाँ है? एक हथिया नौला बताओ, ये भी कई बार करा चुका मैं, एक हथिया नौला। हाँ, कहाँ, चंपावत या पिथौरागढ़ है? हाँ, चलो ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे कि एक हथिया नौला कहाँ स्थित है। ठीक है, हाँ चलो। अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है बताओ, कौन कौन सी है? सरस्वती क्या है, बिल्कुल है। लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी धौली गंगा। अच्छा, अलकनंदा के साथ सरस्वती नदी जहां पे मिलती है उस स्थान को क्या बोलते हैं? केशव प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, उसे कहा जाता है केशव प्रयाग। जिस स्थान पे अलकनंदा के साथ लक्ष्मण गंगा मिलती है उस स्थान को क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है? गोविंद घाट कहा जाता है ना, गोविंद घाट, गोविंद घाट। देखो, लक्ष्मण गंगा को ही हेमगंगा भी कहा जाता है क्योंकि हेमकुंड से आती है। इसी को ही भ्यूंडार घाट भी कहा जाता है क्योंकि भ्यूंडार घाटी से होते हुए आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पश्चिमी धौली गंगा की बात करें तो पश्चिमी धौली गंगा कहां पे मिलती है अलकनंदा के साथ, कहां पे मिलती है? अब तो ये भी भूल गया ना, पंचप्रयाग भी भूल गया है? है? ये ज्योतिर्मठ वाले ही बोलो, जोशीमठ वाले हैं। हमने देखा है, हम बोलेंगे नहीं, है ना। हाँ, हम देख के आए, पूछना मत कौन सी मिली थी दो नदियां, हैं? विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, विष्णु प्रयाग। बताओ, पहला ही प्रयाग आप लोग भूल गए, अब विष्णु जी कैसे माफ करेंगे आपको, बताओ, है? पहला ही प्रयाग भूल गए। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग
कौन सा दूसरा कर्णप्रयाग से अपना भी होगा पर, हाँ है ना, हाँ कर्णप्रयाग भी होंगे बस ये थोड़ी कि सीधे कर्णप्रयाग बोल रहे हैं। दूसरा आपका नंदप्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग, चौथा रुद्रप्रयाग, है ना। चाहता तो मैं रुद्रप्रयाग भी पहले बोल सकता था, है ना। हाँ तो चौथा रुद्रप्रयाग और पांचवा कौन सा हो जाएगा आपका देवप्रयाग हो जाएगा, है ना। और देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। चलो जी अगले प्रश्न पे आता हूं। नेक्स्ट प्रश्न है हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया और किस आंदोलन से संबंधित है। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा जो है किसने दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है किस आंदोलन के दौरान दिया था, किस आंदोलन के दौरान दिया था, चिपको आंदोलन के दौरान दिया था। तो चिपको आंदोलन के दौरान सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया। ठीक है, चिपको आंदोलन कब हुआ, कब हुआ था चिपको आंदोलन, बताओ दिनांक बताएंगे आप लोग, है बताओ रे। चिपको आंदोलन भूल गई, चिपको आंदोलन ही भूल गई, गौरा देवी माफ नहीं करेगी। हाँ है, चिपको आंदोलन कब हुआ, कैसे चलेगा ऐसा। 26 मार्च, हाँ 1974 ईस्वी, 26 मार्च 1974 को जो है चिपको आंदोलन हुआ था। यानी कि वो घटना हुई थी जिस दिन महिलाएं जो है ठीक है वृक्षों पे चिपक गई थी, है ना, उनको बचाने के लिए। आंदोलन तो आपको कई साल पहले से ही चल रहा था, 70 के दशक से स्टार्ट हो गया था आंदोलन, है ना। लेकिन वो घटना 26 मार्च को हुई थी, इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा, चिपको आंदोलन पड़ा। ठीक है, बाकी रक्षा सूत्र आंदोलन के बारे में जानते ही आप, रक्षा सूत्र आंदोलन कब हुआ था, 1994। ठीक है, कहां पे हुआ था, है भिलंगना क्षेत्र में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सुरेश भाई थे। ठीक है, कौन थे, सुरेश भाई थे। अगला प्रश्न, धाकुड़ी नामक पर्यटक स्थल किस जनपद में स्थित है। धाकुड़ी कहाँ है बागेश्वर में। तो धाकुड़ी नामक पर्यटक स्थल आपका बागेश्वर में हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है। तो देखो पिछला ही प्रश्न है लेकिन थोड़ा हिस्सा इस बार मैंने घुमा के पूछ लिया थोड़ा, है ना। ठीक है, चलो जी। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जनपद आप लोग बताएंगे भाई, बताओ सर्वाधिक अनुसूची है कौन सा है। उधम सिंह नगर हो जाएगा। उधम सिंह नगर में बात करें तो उधम सिंह नगर में कितने प्रतिशत रहते हैं, कितना 7.46%। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहां पर है, सबसे कम प्रतिशत कहां पर है, टिहरी गढ़वाल में, लगभग 0.14% हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या भी कहां पर है, उधम सिंह नगर। लेकिन सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे तो फिर आपका आंसर क्या होगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, तब आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर, सबसे कम टिहरी गढ़वाल। नॉर्मल जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक उधम सिंह नगर और सबसे कम रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, अब ये था एसटी का। अब एससी पे आ जाते हैं। सर्वाधिक एससी प्रतिशत, सर्वाधिक एससी प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक एससी प्रतिशत आपको कहां पे मिल जाता है, कहां पे मिलता है सर्वाधिक एससी प्रतिशत, बागेश्वर में। कितना 27.3% हो जाएगा। और वहीं सबसे कम की बात करें, सबसे कम, इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, पिछला ही पेपर, पिछले ही पेपर में लिखा है। अब वो घर में संभालने के लिए रखे पेपर है, बस हो गया वो, अब म्यूजियम बनेगा, है ना। पेपरों का एक म्यूजियम बनेगा, जितने पेपर किए हैं बढ़िया से म्यूजियम सजा करके। हमने एक बार एक्सेल स्टडी पॉइंट से इतने पेपर दिए थे, है ना, वो मेमोरीज रहेंगे ना, यादें। ठीक है, चलो जी। कम तो देखो 80% बागेश्वर में सबसे ज्यादा, सबसे कम की बात करेंगे देहरादून में, और देहरादून में लगभग 13 दशमलव कितना 49%, 13.49%। आप 13 भी याद रखोगे, इतने से भी कम चल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या बताओ कहां पर है,
सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन कहां पर है? हरिद्वार में है। ठीक है, कहां पर है? हरिद्वार में है। और अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहां पर है? तो फिर आपका आंसर होगा चंपावत हो जाएगा। सबसे कम कहां पे हो जाएगा? चंपावत हो जाएगा। तो देखो एससी और एसटी दोनों का याद रखिए अच्छे से। एसटी की बात करें तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहां पर है? उधम सिंह नगर में। सबसे कम एसटी जनसंख्या कहां पर है? रुद्रप्रयाग में। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत कहां पर है? उधम सिंह नगर, दोनों में कॉमन है। और सबसे कम एसटी प्रतिशत कहां पर है? टिहरी गढ़वाल में हो जाएगा। वहीं एससी में बात करें तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहां पर है? हरिद्वार में। और सबसे कम कहां पर है? चंपावत में। सर्वाधिक एससी प्रतिशत कहां पर है? कहां पर है? बागेश्वर में। और सबसे कम कहां पे है? देहरादून में हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम इतनी बातें याद रखो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40वां। निम्न में से कर्तपुर या कार्तिकेयपुर राज्य क्षेत्र आते हैं। तो देखो कर्तपुर क्या हिमाचल प्रदेश में था? हिमाचल प्रदेश में। क्या उत्तराखंड में था? तो बात तो उत्तराखंड की हो रही, तो उत्तराखंड तो होगा ही होगा। रोहिलखंड उत्तरी भाग, तो एक टाइम था जब कार्तिकेयपुर के राजाओं या कार्तिकेयपुर वंश का जो आपका क्या था साम्राज्य था, वो हिमाचल प्रदेश से लेकर के नेपाल तक और उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड के उत्तरी भाग तक फैला हुआ था। तो यानी कि इसके अनुसार आपके डी वाला क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए। ठीक है, प्रश्न संख्या 41। ठीक है, प्रश्न संख्या 41। चलिए जी, अगला प्रश्न है भू कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? भूकर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता? भागिक कहलाता था। क्या कहलाता? भागिक। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बलाध्यक्ष सेना का जो सेनापति होता था उसको कहते थे। अगला प्रश्न आ जाओ 42वां। चीनी यात्री वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग ने किस नदी को महाभद्रा कहा? किसे कहा? गंगा को कहा है ना, सिंपल सी बात है। मेन हरिद्वार के रास्ते से आया था। तो अगर आपको वैसे भी नहीं पढ़ा कभी, तो इतना तो आपको पता है कि वेनसांग ने ही हरिद्वार को क्या कहा था? मोयुलो, ऐसा कुछ कहा था, है ना। तो मोयुलो हरिद्वार से आया होगा, तो गंगा नदी तो देखा होगा सबसे ज्यादा। उसने कौन सी नदी देखी होगी? गंगा नदी देखी होगी। तो वैसे भी आप इसको क्या लगा सकते थे? आइडिया लगा सकते थे। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन लाइनर प्रश्न है। अगला प्रश्न आ जाओ। कत्यूरी शासक के अधिकारी तथा उनके कार्य विभाग के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करते हैं। ठीक है, और सुमेलित करते हैं। सबसे पहले देखो क्षेत्रपाल की बात करें तो क्षेत्रपाल किससे संबंधित अधिकारी हुआ करता था? क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल क्षेत्र का रक्षक। क्षेत्र मतलब तब मतलब होता था खेती बाड़ी से, है ना। तो क्षेत्रपाल जो है राज्य में कृषि उन्नति का ध्यान रखता। आज भी तो आपने क्षेत्रपाल देवता सुना तो होगा, है ना। और क्षेत्रपाल देवता की पूजा ही किस लिए की जाती है ना? क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका राज्य में कृषि उन्नति को ध्यान रखने वाला अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा आ जाओ आपका कौन सा? प्रभातार। तो प्रभातार क्या करता था? बताओ प्रभातार। प्रभातार देखो एक का एक मिल रहा है कहीं, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। कोट्याल में कई बार बता चुका हूं क्या होता है? गढ़ रक्षक। तो डी का 2, डी का 2 किसमें मिला? इसमें। तो डी वाला आंसर। अगर आपको 2 भी आते हैं तो भी आपका प्रश्न हो रहा था, है ना। तो क्षेत्रपाल राज्य में कृषि उन्नति को ध्यान रखने वाला। प्रभातार क्या हो जाएगा? भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। कारिका, कारिका क्या होता है? कारिका है, ठीक है। हाँ, ताड़िका नहीं है, कारिका। ताड़िका सुने? ताड़िका, ताड़िका सुने? ताड़िका नहीं सुने? सुने? एक कैरेक्टर है रामलीला में, है ना, रामायण में। तो आपने सुना होगा द्वितीय रात्रि, रामलीला की द्वितीय रात्रि होते ताड़िका वध। भगवान राम ताड़िका का क्या करते? वध करते हो। तो जब वो ताड़िका आती ना, ताड़िका में तर 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 करती हूँ, है ना, ऐसे करके बोलता है ना, बोलता है, सुने आपने ऐसे? अगर रामलीला होती होगी आपके यहाँ तो। ठीक है, तो बिल्कुल भयंकरी राक्षस थी ना वो, राक्षस नहीं, राक्षस क्या बोलेंगे? हाँ, ठीक है, फीमेल वर्जन है राक्षस का।
ठीक है, चलो। तो कारिका जो है, कारिका क्या हुआ करता था, राजमिस्त्री हुआ करता था। ठीक, तो आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। अच्छा बी है, क्या कहा आपने, बी इज द राइट आंसर। हाँ कहा गया, क्षेत्रपाल ये हो जाएगा, कोट्याल 2, एक का 1 और डी का 2, औरों में भी आ रहा है कहीं, डी का क्या है, डी का, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ठीक बोल रहे हैं, ठीक, मैं इसको चेक कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। चलो जी, तो डी का 2 ये ठीक है, ये वाला ठीक है, डी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, मैं ये 2 यहाँ के बदले यहाँ देख रहा था उसको, ठीक है। चलो, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पे आ जाओ। भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र है, भूदेव से संबंधित, पहली बात तो ये बताओ कि भूदेव किस राजवंश से संबंधित था, भूदेव किस राजवंश से संबंधित था, हाँ कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित था। कार्तिकेयपुर एक राजवंश हुआ है हमारे उत्तराखंड में प्राचीन काल में, यानी मध्यकाल से कुछ समय पहले, लगभग 700 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के आसपास के बीच में इस राजवंश ने क्या किया है, शासन किया है। ज्योतिर्मठ के आसपास वाला जो इलाका है वही कार्तिकेयपुर कहलाता था। ठीक है, पहले जो है पुराने इतिहासकार जैसे एटकिंसन वगैरह है, वो तो वैसे इनको क्या बोलते हैं, कत्यूरी बोलते थे, लेकिन जो हमारे नए इतिहासकार आए जैसे यशवंत सिंह कटोच, कई सारे और हैं, तो इनके द्वारा फिर बाद में ये रिसर्च की गई कि एक्चुअल में ये कत्यूरी नहीं, कौन थे, कार्तिकेयपुर राजवंश हुआ करता था। ठीक है, इसीलिए इसको नाम रखा गया कार्तिकेयपुर राजवंश। तो कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित है भूदेव नाम का राजा। इस भूदेव से संबंधित जो आपका क्या है, ताम्रपत्र है, तो कौन सा है वो, तो भूदेव से संबंधित आपका ताम्रपत्र कौन सा है, बागेश्वर वाला। ठीक है, तो ये आपका भूदेव से संबंधित है। पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है ये किससे संबंधित है, ललित सूर्यदेव से संबंधित है, ललित सूर्यदेव से क्या है, संबंधित है। ठीक है, ललित सूर्यदेव से संबंधित हो जाएगा। बाकी कंडारा ताम्रपत्र ये दान पत्र मिलता है किसका, ललित सूर्यदेव का मिलता है। ठीक है, ललित सूर्यदेव का मिलता है। और ऐसे ही हमें जो है कुल कितने ताम्रपत्र मिलते हैं, इनके 8 ताम्रपत्र मिलते हैं, किसके, कार्तिकेयपुर राजवंश के 8 ताम्रपत्र मिलते हैं, जिनसे हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। लाल सांगा नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, लाल सांगा के नाम से, तो ये पिछली बार भी हमने किया था है ना एक्सप्लेन में। तो चमोली को जो है लाल सांगा के नाम से जाना जाता है, चमोली को लाल सांगा के नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा को किस नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में, अल्मोड़ा को प्राचीन समय में राम क्षेत्र, और बताओ और किस नाम से जाना जाता था है, और किस नाम से, हाँ ठीक बोल रहे हो, बताओ, आलम, क्या, आलम नगर के नाम से जाना जाता था, आलम नगर। जब चंदों ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट करी थी, तो इस स्थान का नाम इन्होंने क्या रखा था, आलम नगर रखा था। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि जो है अल्मोड़ा में हमेशा राजाओं की क्या रही है, राजधानी रही है, इसलिए इसको राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजाओं की घाटी भी कहा जाता है, राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। ठीक, वहीं चंपावत की बात करें तो चंपावत का पूरा नाम क्या था, कूर्म। ठीक है, या कुमु, कूर्म नहीं कुमु, चंपावत का पुराना नाम क्या था, कुमु। गोपेश्वर का पुराना नाम, प्राचीन नाम बताओ गोपेश्वर का है, गोस्थल, गोस्थल या गोथला। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम बताओ, रुद्रप्रयाग का, पुनाड़ और रुद्रावर्त। ठीक है, इसके अलावा कालसी का पुराना नाम बताओ, है कलकूट या सुधनगर। ठीक है, सुधनगर। उत्तर काशी का प्राचीन नाम बताओ, है बाड़ाहाट हो जाएगा, उत्तर काशी का पुराना नाम आपका क्या हो जाएगा, या सौम्य काशी। ठीक है, बाड़ाहाट, सौम्य काशी
ये उत्तरकाशी का क्या है, पुराना नाम है। ठीक है, बाकी करते रहेंगे समय समय पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाओ। राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रमुख दिवसों को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए, है ना। ये प्रश्न भी मैंने आज जानबूझ के दिया ताकि आपका जो है उत्तराखंड में मनाए जाने वाले दिवस ना आपके अच्छे से रिवीजन हो पाए, है ना। लगातार 2-3 पेपरों से दे रहा हूं ना। हाँ ठीक है, वो इसीलिए दे रहा हूं ताकि फटाफट आप इसको रिवीजन कर पाए। ठीक है, चलो सबसे पहले बताओ पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है। 11 दिसंबर को पहाड़ दिवस मनाया जाता है। गंगा स्वच्छता दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो 1 का 4 देखो, 1 का 4 केवल और केवल एक में ही है, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, है ना। ठीक, बाकी हम कई सारे दिवस देख चुके हैं हम अपने उत्तराखंड में, जैसे कौन कौन से बताओ। सबसे पहले 5 जुलाई को बताओ कौन सा दिवस मनाया जाता है, हैं? हरियाली दिवस। ठीक है, हरियाली या हरेला दिवस, हरियाली। ठीक है, हरियाली दिवस हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा 16 जुलाई तो सभी को पता है क्या मनाया जाता है, हरेला मनाया जाता है ना, हरेला। ठीक, हलेला हो गया, हलेला हरेला। ठीक, इसके अलावा देखो अगस्त के माह में कोई दिवस, अगस्त में बताओ, अगस्त में है प्रेरणा दिवस। कितनी तारीख को, 12 अगस्त को प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। प्रेरणा दिवस 12 अगस्त को प्रेरणा दिवस किसके सम्मान में, नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी के सम्मान में, क्योंकि 12 अगस्त को नरेंद्र सिंह नेगी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 12 अगस्त के बाद 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो कि पहली बार कहां मनाया गया, अल्मोड़ा में मनाया गया। ठीक है, अंतरिक्ष दिवस। उसके बाद 1 सितंबर को कुमाऊनी बोली दिवस, खटीमा कांड, कुमाऊनी बोली दिवस। 2 सितंबर को गढ़वाली बोली दिवस, मसूरी कांड। ठीक है, 2 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है, बुग्याल संरक्षण दिवस, बुग्याल संरक्षण दिवस। इसके अलावा 9 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिमालय दिवस। 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस। ठीक है, उसके बाद 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है, जागर संरक्षण दिवस, प्रीतम भरतवाण के जन्म दिवस पर। 19 सितंबर को क्या मनाया जाता है, लोक साहित्य दिवस। लोक साहित्य दिवस किसके जन्म पर या किसके सम्मान में, हरिदत्त भट्ट के सम्मान में। 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गणभोज दिवस। ठीक है, गणभोज दिवस हो जाएगा। और कोई दिवस याद आ रहा हो तो, बहुत है इतने, है ना। सभी दिवस को याद रखना, एक ना एक दिवस ही पूछ ही लेता है एग्जाम में। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। गढ़वाल का चंदन किसे कहा जाता है, तो गढ़वाल का चंदन किसे कहा जाता है, हेमवती नंदन बहुगुणा को कहा जाता है, गढ़वाल का चंदन कहा जाता है। इसके अलावा ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हेमवती नंदन बहुगुणा को गढ़वाल का चंदन कहा जाता है। बाकी सिद्धेश सुमन, भगत सिंह कोश्यारी, इनके बारे में कई बार कर चुके हम। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय किस जनपद में स्थित है, तो ये आपका रामगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, कहां हो जाएगा, रामगढ़ में हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक युग्म सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है भाई। सबसे पहले देखो हैप्पी वैली क्या मसूरी में है, बिल्कुल सही बात है। हार्डी व भट्टा फॉल, है ना, गए भी होंगे आप लोग। ठीक, हाँ ये भी सही है। कुलड़ी, चलो कुलड़ी नहीं सुना, लंडौर तो सुना है ना, लंडौर बाजार, है ना, जो कि मसूरी का सबसे पुराना बाजार है, पिछले ही पेपर में डाला था, है ना। लंडौर मसूरी का सबसे पुराना बाजार है, जो कि ऋषिकेश में नहीं, कहा होगा, मसूरी में, यानी कि सी वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी कैमल बैंक भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, मसूरी में हो जाएगा। बाजार से याद है, पलटन बाजार कहाँ है, देहरादून में है। इंदिरा बाजार है कहाँ है, देहरादून में है ना, फेमस बाजार है ना। तिब्बती मार्केट कहाँ है, देहरादून में है, तो ये याद रखना।
तीलू रौतेली का मूल नाम क्या था? तो तीलू रौतेली का मूल था तिलोत्तमा देवी। ठीक है। दिखनौरी संयुक्त एवं एकाकी प्रथा किस जनजाति में मिलती है? तो किस में मिलती है? है? बताओ, है किस में मिलती है? थारुओं में। किस में मिलती है? थारुओं में मिल जाएगी। ठीक है। थारुओं में। अगला प्रश्न, निम्न में से युग्म का चयन कीजिए। लंगरासु परियोजना कहां पर है? कहां है लंगरासु परियोजना? है जोशीमठ में, चमोली में है। हाँ, इसलिए दिया था ना, आप चमोली समझो, इसलिए तो दिया गया था। है वो लंगासु परियोजना है चमोली है ना। हाँ, चमोली में है लंगासु परियोजना। ठीक, ये है लंगरासु परियोजना। लंगरासु परियोजना आपका टिहरी गढ़वाल में। झाला परियोजना, ये कोटी झाला एक परियोजना है, बहुत छोटी परियोजना है, लगभग 300 किलोवाट की परियोजना है। ठीक है, तो कोटी झाला ये आपका जो भिलंगना वाला क्षेत्र है वहां पे है आपका। कोटेश्वर बांध परियोजना, कोटेश्वर बांध परियोजना भी आपको पता है भागीरथी नदी पर है। लंगरासु बांध परियोजना ये 1000 मेगावाट की, ठीक है, गंगा नदी पर है। किस पे? गंगा नदी पर, ये ध्यान रखना है। तो यानी कि सभी आपके क्या है? सही है, उपयुक्त सही है आपके। ठीक, अगला प्रश्न आ जाओ। 1993 में खोजी गई पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहां है? पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहां पर है? चंपावत में। पाताल रुद्रेश्वर गुफा जो है आपकी कहां पे हो जाएगी? चंपावत में हो जाएगी। अच्छा, पाताल भुवनेश्वर गुफा कहां है फिर? हाँ, पाताल भुवनेश्वर, ठीक है, पिथौरागढ़ में हो जाएगी पाताल भुवनेश्वर। और कहां पर है पाताल भुवनेश्वर? पिथौरागढ़ में कौन सा क्षेत्र है? गंगोली हाट, गंगोली हाट हो जाएगा। ठीक है, गंगोली हाट हो जाएगा पाताल भुवनेश्वर गुफा। गुफाओं की बात हो रही है तो कुछ और गुफा हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आजकल आपको बद्रीनाथ में ही 3 गुफाएं बताई थी। बताओ कौन कौन सी है बद्रीनाथ में? बद्रीनाथ के आसपास जो 3 गुफाएं हैं, तो बताओ भाई कौन कौन गुफा है? कौन कौन है? हाँ, कौन सा है? स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और आपकी राम गुफा। 3 गुफा आपका बद्रीनाथ में हो जाएगा। माणा में है गणेश हो जाएगा, व्यास हो जाएगा और मुचकुंद गुफा हो जाएगा। ठीक है, मुचकुंद गुफा हो जाएगा। वशिष्ठ गुफा कहां है? वशिष्ठ गुफा ये है आपकी देवप्रयाग में। वशिष्ठ गुफा कहां है? देवप्रयाग में। कोटेश्वर गुफा, कोटेश्वर कहां है? तो ये आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। टपकेश्वर गुफा, टपकेश्वर तो सभी को पता है कहां है? देहरादून में हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे राज्य की कुछ फेमस क्या है? गुफाएं। एक और लिखो, पांडव गुफा। पांडव गुफा कहां है? यह है लाखा मंडल में। ठीक है, पांडव गुफा कहां हो जाएगा? लाखा मंडल में हो जाएगा। इसके अलावा डाकू गुफा क्या है? डाकू गुफा ना, वो इंग्लिश में ही बोलेंगे है ना। हाँ, डाकू गुफा कहां है ना? डाकू गुफा, अगर डाकू गुफा है सिंपल तो ये आपका कहां है? नैनीताल है। लेकिन अगर इसी का इंग्लिश वर्जन आ जाए, है ना, ठीक है, यानी कि रॉबर्ट्स केव, तो रॉबर्ट्स केव फिर आपकी कहां पर है? गुच्छू पानी। अब यहाँ पे गुच्छू पानी भी याद रखना आपको, ठीक है, गुच्छू पानी देहरादून में। रॉबर्ट्स केव आएगा तो गुच्छू पानी देहरादून। डाकू गुफा आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? नैनीताल हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो ये कुछ प्रमुख गुफाएं हमारे राज्य की। भट्टा प्रपात कहाँ स्थित है? अरे कहाँ है भट्टा प्रपात? देहरादून के मसूरी में हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालंदी दर्रा किन 2 जनपदों के मध्य है? तो देखो कई बार बता चुका हूं, उत्तरकाशी व चमोली के मध्य आपकी कालंदी दर्रा हो जाएगा। मधमेश्वर घाटी किस जिले में है? हाँ, मधमेश्वर घाटी आपका कहाँ है? रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। तो मधमेश्वर घाटी रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में और कौन कौन सी घाटियां हैं अगर नहीं बताया? हाँ, तो कोई आसपास की घाटी सोच लो फिर, है ना। हाँ, जहां मुझे आपको ले जाना आसान हो जाए, है कौन सी घाटी?
कई बार बता चुका हूं कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी घाटी है ना, कौन कौन सी है? वाह, केदार घाटी है ना, केदार घाटी। जैसे कि पेपर वाला यही पूछ रहा ना आपसे, केदार घाटी कहाँ है? इतना आसान पूछेगा वो आपसे, केदार घाटी कहाँ है? कौन कौन सी घाटी है बताओ? देखो रुद्रप्रयाग में एक है स्कंद घाटी, कौन सी है? स्कंद घाटी हो जाएगा, ठीक है, स्कंद घाटी, मदमहेश्वर घाटी, ठीक है, और आपकी और कौन सी हो जाएगी? मंदाकिनी घाटी, ठीक है, मंदाकिनी घाटी, मदमेश्वर घाटी, स्कंद घाटी, मंदाकिनी घाटी, केदार घाटी, ये सभी घाटियां आपकी कहाँ हो जाएगी? रुद्रप्रयाग में हो जाएगी, ठीक है, कहाँ हो जाएगी? रुद्रप्रयाग में हो जाएगी। बाकी घाटी में कई बार बता चुका आपको, गंगवाड़शु घाटी कहाँ है? गंगवाड़शु कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। पैनो घाटी कहाँ है? पैनो घाटी पौड़ी में ही। रिखणी खाल कोटद्वार, रिखणी खाल कोटद्वार में आपको यह घाटी मिल जाएगी, ठीक। हेवल घाटी कहाँ है? हेवल घाटी, हेवल घाटी, हेवल घाटी आपकी चंबा टिहरी गढ़वाल में पड़ती है। बादल घाटी कहाँ है? बादल घाटी, बादल घाटी आपकी जौनपुर में पड़ती है। कहाँ? जौनपुर, जौनपुर कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में। तोता घाटी जहां पे हमेशा टूटता रहता है ना, तो ये आपका ऋषिकेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ऋषिकेश में हो जाएगा, ठीक है। गौरा घाटी, गौरा घाटी, गौरा घाटी कहाँ है? गौरा कहाँ है? गौरा घाटी चक्राता में, गौरा घाटी कहाँ है? चक्राता में है जी। गौरा घाटी आपकी कहाँ हो जाएगी? चक्राता में हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, दारमा घाटी कहाँ है? दारमा घाटी पिथौरागढ़ में कहां पर है? धारचूला में, ठीक है, हाँ, पिथौरागढ़ में कहां पे हो जाएगा? धारचूला में हो जाएगा। सोर और सिरा घाटी पिथौरागढ़ में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दो तीन घाटियां आपकी कहां पे? अल्मोड़ा में है। जैसे एक घाटी है गगास, गगास घाटी कहां है? तो ये आपका जो, ठीक है, जो आपका अल्मोड़ा का बगवाली पोखर वाला एरिया है वो गगास घाटी है। गगास घाटी के बाद दूसरा है गीवाण घाटी। गीवाण घाटी कहां पड़ती है? अल्मोड़ा के चौखटिया में, चौखटिया, अल्मोड़ा के चौखटिया में गीवाण घाटी हो जाएगा। इसके अलावा बरारो घाटी, बरारो घाटी कहां पड़ती है? बरारो घाटी कहां पड़ती है? सोमेश्वर, अल्मोड़ा का जो सोमेश्वर है उधर आपका कहां पड़ता है? तो ये आपका बरारो घाटी पड़ता है, ठीक है। चलो जी, अब देखो घाटी वाला जो भी घाटी आ जाए, अब ना कोई भी घाटी दे दे आप एग्जामिनर, ठीक है, अब आपको करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि हापला घाटी कहां है? हापला घाटी, हापला घाटी बताओ कहां है? हाँ, हापला घाटी नहीं पता है ना? हाँ, कोई फायदा नहीं, 10 बार कराओ या 20 बार कराओ ना। हाँ, है हापला घाटी कहां है? चमोली में। निजमुला घाटी कहां है? चमोली में। चिनाब घाटी, फूलों की घाटी, नीतिमाणा घाटी, चमोली में, ठीक है। तो ये सारी घाटियां आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है। चलो जी, अगला प्रश्न, खलिया टॉप ट्रैकिंग स्थल किस जनपद में स्थित है? खलिया टॉप है मुनस्यारी में है। कहां है? मुनस्यारी में। और पिछले पेपर में मुनस्यारी से संबंधित एक और कुछ दिया था मैंने आपको, बेटुली धार, बेटुली धार भी कहां है? मुनस्यारी में, ये याद रखना है, ठीक है। बेटुली धार भी कहां हो जाएगी? आपका मुनस्यारी में हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। अच्छा ये हट गया, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कौन सा नंबर है? 57, 58, चलो 57 हो गया है, 58 पे आ जाता है। राज्य की पहली सेवा नीति 2024 किस वर्ष तक प्रभावी रहेगी? कब तक रहेगी? तो ये आपकी 31 दिसंबर 2030 तक प्रभावी रहेगी, ठीक है। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भैया, ठीक है। चलो जी, अब इसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
अगले प्रश्न पे, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? विजेंद्र जैन जी थे। और एनपी नवानी कौन थे? यूकेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय किस जनपद में है? देहरादून में हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका सेट नंबर 73 का उत्तराखंड सेक्शन का सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी जीएस का आपका, ठीक है, एज यूजुअल जो है दूसरे पार्ट में है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।